एपिसोड 271 टू 280 अध्याय 271 112 में गुजरने की कहानी जारी है। अंडरस्कोर 6। डूशान ने जल्दी से अपनी सुरक्षा बेल्ट खोली, चिंता से अपना सिर घुमाया और पूछा, मिस क्या आप ठीक हैं? मैं आपको तुरंत अस्पताल ले जाऊंगा। यूनिया ने अपना माथा रगड़ते हुए कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी चोट लगी है, थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। काली सेडान भी रुक गई और डूशान की आंखें सिकुड़ गईं। वह तेजी से बाहर निकला और काली सेडान की ओर चला गया। उसने दरवाजा खोला, ड्राइवर का कॉलर पकड़ा, उसे बाहर निकाला और बिना कुछ कहे उसके चेहरे पर मुक्का मार दिया। तुम्हें गाड़ी चलाना भी आता है? क्या तुमने लाल बत्ती नहीं देखी? पुनर्जन्म की इतनी जल्दी में अगर मेरी मिस को कुछ हो जाता तो 10 सिर भी तुम्हें चुकाने के लिए कम पड़ जाते। डूशान भी गुस्से में था, अपनी तेज प्रतिक्रिया के लिए शुक्रगुजार, वरना सीधी टक्कर के अकल्पनीय परिणाम हो सकते थे। ड्राइवर की गलती थी और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। तभी सफेद कपड़े पहने एक युवक यात्री सीट से उतरा, मुस्कुराते हुए पास आया और धीमे स्वर में बोला, सर, दुर्घटना ड्राइवर की गलती से हुई है और मुझे बहुत खेद है। हम आपकी गाड़ी की मरम्मत का खर्च उठाएंगे और आपके और आपकी कार में बैठी महिला के चेकअप के लिए अस्पताल जाने का प्रबंध करेंगे। निश्चिंत रहें, मैं हर चीज़ की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। उस आदमी के व्यवहार से डूशान का गुस्सा कम हो गया और उसने ड्राइवर को छोड़ दिया और ठंडे स्वर में कहा, अगली बार गाड़ी चलाते समय अधिक सावधान रहना। तुम्हारे सामने आने वाले हर व्यक्ति के पास मेरे जितना अच्छा ड्राइविंग कौशल नहीं होगा। आदमी मुस्कुराया। हाँ, उसी समय कार से एक ठंडी आवाज आई, क्या हुआ? सफेद वस्त्र पहने आदमी पास आया, उसके व्यवहार में सम्मान झलक रहा था। सर, चिंता न करें, मैं इसका ध्यान रखूंगा। कार से कोई और आवाज नहीं आई। डूशान ने भौहें चढ़ाईं, ये कैसा व्यक्ति है, इतना गुप्त? भाई डू, यूनिया ने कार से आवाज लगाए। उसकी आवाज कोमल और मार्मिक थी। ठंडी गहरी रात में वह किसी गर्म चाय की प्याली या किसी मधुर धुन की तरह दिल के तारों को धीरे से झंकृत कर रही थी। डूशान जल्दी से पास आया और बोला, मिस, मैं भी ठीक हूँ, चलो अब इसकी चिंता मत करो, चलो। डूशान ने हाँ में जवाब दिया, उधर देखा और मुड़कर जाने ही वाला था कि सफ़ेद कपड़े वाला आदमी उसके पीछे आ गया। उन्होंने कहा, यह मेरा बिजनेस कार्ड है, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं और मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा। डूशान कहना चाहता था कि यह आवश्यक नहीं है, लेकिन एक क्षण सोचने के बाद उसने इसे स्वीकार कर लिया। बिना कुछ कहे वह मुड़ा और कार की ओर वापस चला गया। जैसे ही कार फूलों की क्यारी से पीछे हटी, वह आदमी कुछ कदम पीछे हट गया। उसने ऊपर देखा, बंद कार की खिड़कियों के अलावा उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बस चमकती लाइटों की वजह से उसे एक लड़की की आकृति धुंधली सी दिखाई दे रही थी। जैसे ही वह आदमी मुड़ा और सड़क किनारे खड़ी काली सेडान की ओर बढ़ा, कार दूर कहीं गायब हो गई। ड्राइवर उसके पास कांपता हुआ खड़ा था। आदमी ने ठंडी नज़र से देखा, तुमने कितनी बड़ी गलती की है, अब तो तुम मर ही जाओगी। उसने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे किसी मरे हुए आदमी को देख रहा हो। ड्राइवर तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मिस्टर फू, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। एक घुरघुराहट के साथ वह आदमी उसके ऊपर से गुजरा, ड्राइवर का दरवाजा खोला और अंदर चढ़ गया, जिससे ड्राइवर वहीं अकेला रह गया और कार तेजी से सड़क पर गायब हो गई। यूनिया ने बिजनेस कार्ड लिया, उस पर नाम स्पष्ट देखा और उसकी आंखें धीरे से सिकुड़ गईं। कोई आश्चर्य नहीं कि आवाज़ इतनी जानी पहचानी लग रही थी। ये वही था, फू बाई पेई किंगहान के सहायक। उसने हल्की सी आह भरी और कार की खिड़की के बाहर धुंधले होते रात्रि दृश्य को देखने लगी। उसे 10 साल पहले की वो रात अब भी याद है जब उसे बचाने की कोशिश में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके बाद जो कुछ भी हुआ, उसने जानबूझकर पूछताछ नहीं की थी। पिछले जन्म में वह उससे बहुत अधिक ऋणी थी, लेकिन वह जो चाहता था वह उसे नहीं दे सकी। इसलिए इस जीवन में हम सम्मानजनक दूरी बनाए रखते हैं। मेरे बिना भी तुम बेहतर जीवन जी सकते हो। उसका फ़ोन बजा और यूनिया ने मुस्कुराते हुए उत्सुकता से फ़ोन उठाया। भाई यान, मैं अभी आपको फ़ोन करने ही वाला था। तुम पहले कहाँ गए थे? इतने सारे कॉल के बाद भी तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? यानसोंग की गहरी आवाज़ फ़ोन पर आई। उसका असंतोष यूनिया को साफ दिखाई दे रहा था। माफ़ करना, मैं व्यस्त था और मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था। भाई यान, क्या अब आप परेशान होना बंद कर सकते हैं? यानसोंग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, तुम कहाँ हो? घर पर, यूनिया ने अनजाने में उत्तर दिया। तभी एक बड़ा ट्रक जोरदार हॉर्न बजाता हुआ कान के पास आया। यूनिया ने सहज ही फ़ोन ढक लिया और आंखें बंद कर लीं। आप वास्तव में कहाँ हैं? यानसोंग की आवाज़ ठंडी हो गई। यूनिया ने असहाय होकर कहा, मैं कार में हूँ, घर जा रही हूँ। यानसोंग ने अपनी घड़ी पर नज़र डाली, लगभग 10 बज रहे थे। वह लगभग पूरी रात बाहर घूमती रही, कितनी निडर लड़की थी। अभी आप कहाँ हैं? यूनिया ने बाहर देखा, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन पास में ही डेनिस मॉल है, जिसके चौक पर एक बड़ी भैंस की मूर्ति है। अध्याय 272 112 में गुजरने की कहानी जारी है। अंडरस्कोर 7। यानसोंग ने आंखें सिकोड़ लीं और एक पल के लिए सोचा, ये जिनशुई रोड पर हुआले प्लाजा है। जाओ, कोई गर्म जगह ढूंढो, मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। यूनिया स्तब्ध रह गई। वह कहने ही वाली थी कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि दूसरे पक्ष ने पहले ही फ़ोन काट दिया था। यूनिया ने सिरदर्द से अपने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, गाड़ी रोको। डूशान ने धीरे धीरे कार को सड़क के किनारे खींच लिया। भाई डू, आप पहले वापस जा सकते हैं, मैं एक दोस्त का इंतजार कर रही हूँ, उसने अपना बैग लेकर कार से बाहर निकलते हुए कहा। डूशान ने कोई सवाल नहीं पूछा और कार से बाहर निकल गया। रात में यहाँ सुरक्षित नहीं है, मैं जाने से पहले मिस की दोस्त के आने का इंतजार करूंगा। यूनिया ने सिर हिलाया और दोनों एक दूसरे के सामने भैंस की मूर्ति की ओर चल पड़े। चौक पर एक भी व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसके चारों ओर रंग बिरंगी रोशनियों ने उस स्थान को खूबसूरती से रोशन कर दिया था। 2-3 नशे में धुत युवक वहां से गुजरे और यूनिया नाम की एक युवती को देखकर हंसते हुए उसके पास आए, उसे छेड़ने की कोशिश की।
उन्होंने यूनिया के कपड़ों का किनारा भी नहीं छुआ था कि अचानक किसी ने उनकी कलाइयां पकड़कर तोड़ दी। दूशान ने एक राक्षस की तरह तीनों युवकों को तब तक पीटा जब तक उनकी नाक से खून नहीं निकल आया और उनके चेहरे सूज नहीं गए। वे बेहद अपमानित होकर भाग गए। यूनिया ने मन ही मन सोचा कि यह कितनी भाग्यशाली बात है कि भाईडू उसके पीछे आ गया, अन्यथा ये वास्तव में परेशानी भरा होता। हालांकि भाईडू की सुव्यवस्थित और अनुशासित युद्ध तकनीक को देखकर जैसे किसी ने व्यवस्थित प्रशिक्षण लिया हो, वह पूछे बिना नहीं रह सकी, भाईडू पहले क्या करते थे। दूशान ने यूनिया की ओर देखा। मैं विशेष बल पृष्ठभूमि से हूँ। एक मिशन के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बाद मैंने छुट्टी के लिए आवेदन किया था। मिस जानती हैं कि हमारे जैसे लोगों के लिए सेवा छोड़ने के बाद नौकरी पाना मुश्किल होता है। सौभाग्य से मेरी मुलाकात भाई चांग से हुई, जिन्होंने मुझे अपने यहाँ रखा और खाने को दिया। पूर्व विशेष बल। यूनिया को ज्यादा समझ तो नहीं आया, पर उसे एहसास हुआ कि ऐसे लोगों को नौकरी आसानी से नहीं मिलती। लगता था कि उसका और अंकल चांग का कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। उसने अंदाजा लगाया कि अंकल चांग की भी कोई सैन्य पृष्ठभूमि रही होगी। दूशान का स्वर दृढ़ था। मिस, निश्चिंत रहें, मैं भविष्य में आपकी रक्षा अवश्य करूंगा। इसमें कोई अतिशयोक्तिपूर्ण शपथ नहीं थी, केवल एक साधारण कथन था जो उनके सर्वोच्च संकल्प को दर्शाता था। यूनिया मुस्कुराया। कुछ ही देर में उसने एक लंबे कद के युवक को अंधेरे से तेजी से आते देखा। उसका सुंदर चेहरा रात की रोशनी में टिमटिमाता हुआ धीरे धीरे यूनिया की नजर में आ रहा था। भाईयान, वह उत्साह से उछल पड़ी और हाथ हिलाया। नीली ट्रेंच कोट पहने, लंबी और पतली आकृति वाली वह लड़की रात में धीरे धीरे खिलते नीले कमल की तरह लग रही थी। उसका सुंदर चेहरा एक मीठी शानदार मुस्कान के साथ अंधेरे में चमक रहा था। यानसोंग की आंखें चमक उठीं और वह तेजी से उसकी ओर दौड़ा। उसने अपना कोट उतारा और यूनिया को उड़ा दिया। मूर्ख लड़की, क्या तुम्हें दुकान के अंदर इंतजार करना नहीं आता? बाहर बहुत ठंड है, अगर तुम्हें सर्दी लग गई तो क्या होगा? उसने यूनिया का हाथ, जो बर्फ जैसा लग रहा था, पकड़ लिया और उसे घूरा। उसकी चौड़ी गर्म हथेली ने उसके छोटे से हाथ को ढंक लिया और उसे धीरे से रगड़ने लगा। भाईयान के हाथ हमेशा चूल्हे की तरह गर्म रहते थे। यूनिया ने ऊपर देखा और मीठी मुस्कान के साथ कहा, जरा भी ठंड नहीं है। यानसोंग ने उसकी ठंडी लाल हो चुकी नाक पर चुटकी काटी। ये तो पहले से ही जमकर लाल हो चुकी है और तुम अब भी कह रही हो कि यह ठंडी नहीं है। दूशान हंसा और चुपचाप वहां से जाने लगा। क्या आपने अभी तक खाना खा लिया है? यूनिया कहने ही वाली थी कि उसके पेट ने गड़गड़ाहट के साथ उसे धोखा दे दिया। उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। उसने दोपहर और रात का खाना छोड़ दिया था। अगर भाईयान ने इसका जिक्र न किया होता तो वह भूल जाती। जब भूख एक हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो उसका एहसास भी नहीं होता। यानसोंग ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और 24 घंटे खुले रहने वाले एक सुविधाजनक स्टोर में प्रवेश किया। उसने यूनिया को बैठने की जगह पर प्रतीक्षा करने को कहा, फिर वह मुड़ा और खरीदारी क्षेत्र में चला गया। 2 मिनट बाद यानसोंग एक हाथ में दूध वाली चाय और यूनिया के सामने कुछ ओडन लेकर लौटा। पहले ये खा लो, मैं तुम्हारे लिए 1 कप दूध वाली चाय बनाती हूँ। दूध चाय के पैकेट को खोलने और छोटे पैकेट को फाड़ने के बाद वह गर्म पानी के स्टेशन से एक पूरा कप चाय डालने के लिए खड़ा हुआ। यूनिया ने अपना गाल अपनी हथेली पर टिका दिया। उसके व्यस्त शरीर को देखते हुए वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसने अपने हृदय में मधुर गर्माहट महसूस की। कैशियर लड़की यूनिया से ईर्ष्या करने से खुद को नहीं रोक सकी। तुम्हारा बॉयफ्रेंड न केवल बहुत सुंदर है बल्कि बहुत विचारशील भी है। तुम सचमुच भाग्यशाली हो, बॉयफ्रेंड। यूनिया की आंखें चमक उठी। उसके होठों पर मुस्कान गहरी हो गई। वह कैशियर लड़की की ओर मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, वह मेरा बॉयफ्रेंड है। हम बचपन के प्यार हैं और साथ साथ पले बड़े हैं। वाह, बचपन के प्यारों, ये तो बहुत रोमांटिक है। कैशियर लड़की ने बिना किसी ईर्ष्या या नफरत के उनसे ईर्ष्या की। ये लड़की भी बहुत सुंदर थी। वे दोनों एक साथ स्वर्ग में बनी जोड़ी की तरह लग रही थी। इतनी परिपूर्ण की ईर्ष्या शक्तिहीन हो गई। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यानसोंग दूध वाली चाय लेकर आया। हम भाईयान की सुंदरता की प्रशंसा कर रहे हैं। यूनिया की आंखें एक चमकदार मुस्कान में बदल गईं। यानसोंग ने उसके बालों को सहलाया और दूध वाली चाय उसके सामने रख दी। थोड़ी सी पी लो, बस पेट गर्म हो जाएगा। सुविधा स्टोर में बैठने की व्यवस्था ऊंची स्टूलों पर थी, जिनके सामने फर्श से छत तक की खिड़की थी, जहां से ऊपर की ओर देखने पर ही प्लाजा का दृश्य दिखाई देता था। अध्याय 273 112 में गुजरने की कहानी जारी है। _8 दोनों कंधे से कंधा मिलाकर बैठे थे। एक की आकृति लंबी थी, दूसरी की नाजुक। वे हल्की रोशनी में बैठे थे, जिससे एक अजीब सी गर्माहट का एहसास हो रहा था। लड़के ने अपना हाथ लड़की के लंबे बालों में फेरने के लिए उठाया। उसका आधा चेहरा दिखाई दे रहा था। वह इतना सुंदर था मानो वह किसी हास्य नाटक से बाहर आया हो। उसका व्यवहार स्नेहपूर्ण और उदार था। कैशियर ने चुपके से अपने फोन से इस दृश्य की तस्वीर ले ली और उसे अपने वेबो पर पोस्ट कर दिया। एक कुदरती जोड़ी, स्वर्ग द्वारा रचित जोड़ी, ये देखने में बहुत ही मनभावन है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे भी ऐसा ही प्रेमी मिले। इस फोटो में ऐसा भाव समाहित था, लड़के और लड़की की युवावस्था और चमक, आकर्षण का मौन उभार, लड़के के सुंदर चेहरे में गहरी आसक्ति और लड़की की मधुर निर्भरता मानो किसी चित्र में चित्रित की गई हो। इसे देखकर ही असीम अद्भुत अनुभूति होती थी। ये फोटो भविष्य में किसी दिन नेटिजन्स द्वारा खोजी जाएगी, जो राष्ट्रीय दिलों की धड़कन के रोमांस के सम्मोहक पूरक साक्ष्य के रूप में काम करेगी। खाना खत्म करने के बाद मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, यानसोंग ने यूनिया की प्रोफाइल को देखते हुए कहा। उसकी आवाज़ शांत थी। यूनिया ने अपनी चॉपस्टिक से एक मछली का गोला उठाया और उसके होठों से लगाते हुए कहा, इसका स्वाद अच्छा है भाई यान, चखना चाहोगे? यानसोंग ने उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराया और अपना मुंह खोल दिया। यूनिया की आंखें सिकुड़ गईं। क्या ये स्वादिष्ट नहीं है? हम, क्योंकि यह यूनिया ही थी जिसने मुझे ये खिलाया। ये बहुत स्वादिष्ट है भाई यान। मीठी मीठी बातें करते हुए भी ऐसे ही थे, बिल्कुल बेशर्म।
यूनिया के गाल लाल हो गए और उसने उसे छिपाने के लिए दूध वाली चाय का एक घूंट लिया, लेकिन चाय बहुत ज्यादा गर्म थी। इससे उसकी जीभ जल गई और उसे ठंडा करने के लिए उसने जीभ बाहर निकाली। यान सोंग ने आह भरी और उसकी पीठ थपथपाए, आराम से रहो, इसके लिए कोई तुमसे लड़ नहीं रहा है। यूनिया ने अपनी जीभ की नोक की ओर इशारा किया जो अब लाल हो गई थी, और आहत और दबी हुई आवाज में कहा, ये दर्द कर रही है। ये देखकर कि उसकी जीभ पर छाले पड़ गए हैं, यान सोंग का दिल दुखा। मैं कुछ दवा खरीदने जाऊंगा। यूनिया ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। कोई जरूरत नहीं भाई यान, बस इस पर फूंक मार दो और अब दर्द नहीं होगा। उसकी बात समझकर यूनिया को खुद थोड़ी बेशर्मी महसूस हुई। उसके शब्द हवा में लटक गए। वह अपनी जीभ काट लेना चाहती थी। उसका सिर झुक गया और यानसोन के चेहरे की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगले ही पल एक गर्म हाथ ने उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया और यूनिया ने लड़के की गहरी चमकती आंखों में देखा जो अथाह खाई की तरह उसे अपनी ओर खींच रही थी। थोड़ी खुरदुरी उंगलियों ने उसकी थोड़ी की चिकनी त्वचा को धीरे से सहलाया। इस पर कौन फूंक मारेगा? पीछे से आती हुई आवाज उत्तेजक थी जिससे यूनिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। यूनिया की इच्छा थी कि उसे रेंगने के लिए कोई छेद मिल जाए। यानसोंग ने उसकी बेचैनी को मजे से देखा, मुस्कुराया और फुसफुसाया, अपनी जीभ बाहर निकालो। बिना सोचे समझे यूनिया ने अपनी जीभ बाहर निकाल दी। यानसोंग उसके पास आया और धीरे से उसकी जीभ पर फूंक मारी। ठंडी हवा से जलन से राहत मिली। दोनों बहुत करीब थे। उसकी आंखें यूनिया पर टिकी थीं, गहरी और गहरी। यह उसके लिए सहन करने से बाहर था। यूनिया ने अचानक उसे दूर धकेल दिया, अपनी नजरें हटाते हुए कहा, अब सब ठीक है, अब दर्द नहीं हो रहा है। यानसोंग की धीमी और मधुर आवाज उसके कानों में धीरे से पड़ी। यूनिया का चेहरा बेहद गर्म हो गया। उसने ठंडे हाथ से अपने गाल थपथपाए और खुद को संभालने की कोशिश की। सुविधा स्टोर से बाहर निकलते हुए यानसोंग ने उसका हाथ पकड़ा और उसे फुटपाथ तक ले गया तथा यूनिया को घर ले जाने के लिए एक टैक्सी बुलाई। जब कार अभी भी यून परिवार के घर से कुछ दूरी पर थी, यूनिया ने ड्राइवर से रुकने के लिए कहा, यह ज्यादा दूर नहीं है, मैं यहाँ से पैदल जा सकती हूँ। भाई यान, आप वापस जा सकते हैं, उसने कहा। यानसोंग ने ड्राइवर से इंतजार करने को कहा, कार से बाहर निकला और स्वाभाविक रूप से यूनिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। लगभग 500 मीटर की दूरी रह गई थी। पांशान रोड पर रात का सन्नाटा था। स्ट्रीट लाइटों की धुंधली रोशनी केवल आसपास के क्षेत्र को ही प्रकाशित कर रही थी। सड़क के दोनों ओर घास से कभी कभार कीड़ों की आवाजें गहरी रात की ठंड में स्फूर्ति का एहसास करा रही थीं। वे धीरे धीरे चल रहे थे। दोनों में से कोई भी बोल नहीं रहा था, लेकिन यूनिया को उसके द्वारा उठाए गए प्रत्येक स्थिर कदम से प्रेरणा और संतुष्टि महसूस हो रही थी। उनके सामने जी फैमिली मैनर के प्रतिष्ठित द्वार थे। यूनिया रुक गई और अपनी आंखें उसकी ओर उठाकर बोली, भाई यान, मैं यहाँ हूँ। यानसोंग ने अपनी निगाहें नीची कर ली और उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। अगर एक दिन मैं चला जाऊं तो क्या तुम मुझे याद करोगी? यूनिया के दिल में घबराहट की भावना जाग उठी और उसने सहज ही उसका हाथ पकड़ लिया। भाई यान, तुम कहाँ जा रहे हो? यानसोंग ने मन ही मन आह भरी, अपना हाथ उठाया और धीरे से उसके उलझे बालों को सहलाया। मूर्ख लड़की। अध्याय 274 113 कार्रवाई शुरू करें। बचपन की परछाइयाँ। और कुछ कहने से हिचकिचाते हुए उसने यूनिया की आकृति को गेट हाउस में गायब होते देखा। रात ठंडी और गहरी थी। एक ठंडी हवा उसकी भौहों और कनपटियों को छू रही थी, जिससे उसकी आंखों की रोशनी मंद पड़ गई और एक उदासी छा गई। यूनिया देर से लौटी। लिविंग रूम में कोई नहीं था और जैसे ही वह अपने कमरे में पहुंची, कोई भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। मिस, आप आज रात इतनी देर से क्यों आईं? मैं तो बहुत चिंतित था, कोई ने चिंतित चेहरे के साथ कहा। मैं किसी चीज से रुकी हुई थी, यूनिया ने उदासीनता से उत्तर दिया, अचानक उसकी ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। क्या तुम इतनी देर से मेरा इंतजार कर रही थी? उसकी आंखें इतनी स्पष्ट थीं कि ऐसा लग रहा था कि वे दुनिया की सारी कुरूपता को भेद रही हैं, और कोई ने अचानक और देखने की हिम्मत नहीं की, जल्दी से अपनी नजरें हटा लीं। बेशक आप एक युवा महिला हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो क्या होगा? तब हम कैसे काम चला पाएंगे? यूनिया ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। ये सच है आंटी, आह जियान इसका जीता जागता उदाहरण है, जिन्हें एक ऐसे आदमी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया जिससे वह प्यार नहीं करती। काम जिनिक्सियन का जिक्र करते हुए कोई ने आह भरी। बिल्कुल मिस आह जियान की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैंने सुना है कि यंग मास्टर हे इतने बिगड़े हैं कि सबसे बड़ी मिस लिन को बदनाम करने के बाद उन्होंने अगले ही दिन शादी का प्रस्ताव रखा। लेकिन मिस लिन ने हार मानने की बजाय मरना बेहतर समझा, और उनके मना करने पर लिन परिवार ने उन्हें घर से निकाल दिया। यंग मास्टर हे ने फिर शादी से इनकार कर दिया और मिस लिन को दोबारा अपनी पत्नी बनाने का जिक्र तक नहीं किया। ये दुखद है कि मिस लिन जैसी मासूम लड़की सड़कों पर आ गई, लेकिन सौभाग्य से मिस आह जियान उनसे ज्यादा भाग्यशाली हैं। उनका एक देखभाल करने वाला परिवार है और आप, मिस, उनकी चिंता कर रही हैं। भविष्य में वह निश्चित रूप से मिस लिन से ज्यादा खुश रहेंगी। हम, आंटी आह जियान सचमुच भाग्यशाली हैं, लेकिन उनसे मिलने के बाद उनकी किस्मत खराब हो गई। मिस, आप भी भाग्यशाली हैं। भविष्य में आप मिस आह जियान से भी अधिक खुश रहेंगी, कोई ने चमकती आंखों से उसे देखते हुए कहा। यूनिया केवल मुस्कुराए, बिना किसी प्रतिबद्धता के। मैं थक गया हूँ, अब तुम जा सकते हो। कोई ने कुछ कदम ही उठाए थे कि अचानक उसने कहा, मिस, के लिए मैंने जो कमल के बीजों का दलिया बनाया था वह अभी भी बर्तन में गर्म हो रहा है। कृपया सोने से पहले थोड़ा सा खा लीजिए। यूनिया की आंखों में एक हल्की सी ठंडक झलक रही थी, लेकिन वह मुस्कुराई और बोली, अगर आपने इसका जिक्र न किया होता तो मैं तो भूल ही गई होती। लगता है मुझे इसकी आदत हो गई है, मैं इसे खाए बिना सो नहीं सकती। कोई की झुकी हुई आंखों से प्रकाश की एक झिलमिलाहट तेजी से गुजरी, जिससे एक ताज़ा मुस्कान प्रकट हुई। जब तक मिस को ये पसंद है, मैं इसे आपके लिए हर दिन बनाऊंगा। कुछ मिनट बाद कोई चांदी के कान और कमल के बीज के दलिया से भरा कटोरा लेकर अंदर आया।
जैसे ही यूनिया इसे लेने वाली थी उसने अचानक पूछा, कुई कुई आपके घर पर कितने भाई बहन हैं? अपने परिवार के बारे में अचानक पूछे गए सवाल से अचंभित होकर कुई कुई ने झिझकते हुए कहा, मैं सबसे बड़ी हूँ, मुझसे छोटे 3 भाई बहन हैं। यूनिया ने आह भरते हुए कहा, तुम्हारे लिए जीवन बहुत कठिन होगा। उसने एक दराज खोली और उसे एक बैंक कार्ड दिया। मैं ज्यादा मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन ये रहा 10,000 युआन। आपात स्थिति में इसे ले लेना। कोई कोई को झटका लगा और उसने जल्दी से मना करने की कोशिश की, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यूनिया ने उसे उसके हाथ में दबाते हुए कहा, ले लो, मेरी वजह से तुम्हें इस घर में बहुत कष्ट सहना पड़ा है। अगर तुम इसे स्वीकार नहीं करोगी तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। अपने हाथ में कार्ड जलता हुआ महसूस करते हुए कुई कुई ने यूनिया की तिरस्कार भरी नजर देखी और चुपचाप उसे स्वीकार कर लिया। धन्यवाद मिस, हमें अब खुद को दोस्त समझना चाहिए, धन्यवाद कहना ठीक नहीं है। अगर तुम्हें कभी कोई परेशानी हो तो मेरे पास आना, अगर मैं कर सकूंगा तो मैं मदद करूंगा। सिर झुकाकर कुई कुई ने फुसफुसाते हुए कहा, मिस आप मेरे प्रति बहुत दयालु हैं। मूर्ख लड़की, अगर तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। यदि आप मेरे प्रति अच्छे नहीं हैं तो क्षमा करें, लेकिन मैं नर्म दिल नहीं रहूंगा। कोई कोई ने अपना सिर नीचे झुका लिया था और वह अपने सामने वाले व्यक्ति की आंखों में गहरी विडंबना और ठंडक नहीं देख पाए। कोई कोई के जाने के बाद यूनिया उठी और दलिया शौचालय में डाल दिया। स्नान करने के बाद उसने म्याओ म्याओ के साथ नियमित वीडियो कॉल के लिए अपना कंप्यूटर चालू किया। म्याओ म्याओ, तुमने अपना वजन क्यों कम कर लिया है? यूनिया की नाक में अचानक झुनझुनी महसूस हुई जब उसने स्क्रीन पर सुंदर युवा चेहरे को देखा। जन्म के बाद से वे कभी एक दिन के लिए भी अलग नहीं हुए थे और यह पहली बार था जब वह इतने लंबे समय के लिए उससे दूर थी। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। यूनिया की उंगलियां स्क्रीन को छू रही थी, मानो ऐसा करने से वह उसका चेहरा महसूस कर सकती हो। म्याओ म्याओ ने एक बड़ी मुस्कान बिखेरी जिससे उसके चेहरे पर 2 गड्ढे दिखाई दिए जो शुद्ध और मासूम थे। वह सांकेतिक भाषा में इशारे कर रहा था, उसकी फुर्तीली उंगलियां तेजी से चल रही थीं। मुझे यूनिया की बहुत याद आती है। यूनिया जोर से हंस पड़ी। आप किस पर हंस रहे हो? हंस रहा हूं कि तुम कितने चालाक हो गए हो। तुमने ये किससे सीखा? और क्या क्या किसी और ने यूनिया से ऐसी बातें कही हैं? यूनिया ने अपनी जीभ बाहर निकाली। ठीक है, म्याओ म्याओ बहुत संवेदनशील थी, हमेशा अपनी गलतियां ढूंढ लेती थी। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। म्याओ म्याओ ने उसे गौर से देखा और ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उसके सामने खड़ा था, जिससे यूनिया को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। अध्याय 275 113 कार्रवाई शुरू करें। बचपन की परछाइयां डिस्को 2। यूनिया ने जल्दी से विषय बदल दिया और उससे पूछा कि क्या वह हाल ही में अपने प्रोफेसर की बातें सुन रहा था, क्या वह समय पर खाना खा रहा था और क्या वह सुनने और बोलने का अभ्यास समय पर कर रहा था। म्याओ म्याओ ने हताश होकर सिर हिलाया, फिर उठकर एक फूलदान लाया और उसे यूनिया को दिखाने के लिए कैमरे के सामने ले गया। यह अंकुरित हो गया है, या देखो, यह अंकुरित हो गया है। खाली गमले में एक हरा अंकुर झांक रहा था और यद्यपि वह हरे रंग का एक छोटा सा धब्बा था, वह अंतहीन रेगिस्तान में एकमात्र मरुद्यान जैसा था जो दृढ़ जीवन शक्ति और उज्ज्वल आशा से भरा हुआ था। यूनिया ने अपना मुंह ढक लिया। क्या ये सचमुच अंकुरित हो गया? म्याओ म्याओ की मुस्कान उत्साहित और भावुक दोनों थी जब उसने जोर से सिर हिलाया। ये बहुत अच्छा है, ये प्रतीकात्मक है, यह इस बात का प्रमाण है कि म्याओ म्याओ की बीमारी ठीक होने की उम्मीद है। अचानक आशा की एक लहर यूनिया के दिल में भर गई। देखो, इस दुनिया में चमत्कार है और यह चमत्कार म्याओ म्याओ के साथ होगा। उसी समय यूनिया के कानों में खिड़की के बाहर कार के हॉर्न की आवाज पड़ी। क्या यूनशेन वापस आ गया है? म्याओ म्याओ, मैं अब सोने जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और तुम प्रोफेसर और उनकी पत्नी की बात सुनना, ठीक है? घर पर रात के 10 बज चुके थे जबकि जर्मनी में दोपहर के 3 बज रहे थे। वह अब सोने जा रही थी जबकि म्याओ म्याओ के घर पर अभी आधा दिन ही बीता था। म्याओ म्याओ ने अनिच्छा से वीडियो कॉल काट दिया। यूनिया ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। नीचे यूनशेन के बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो ये संकेत दे रही थी कि आज रात कोई सामाजिक कार्यक्रम होने वाला था। हाल ही में किंडू से मिले कॉल के बारे में सोचते हुए यूनिया ने कुछ अस्पष्ट अनुमान लगाया। चाचा किन ने अभिनय करना शुरू कर दिया था। वह व्यापारिक मामलों को नहीं समझती थी, नहीं उनमें उसकी कोई रुचि थी। उसने उन्हें सुझाने का काम अंकल किन पर छोड़ दिया क्योंकि वह एक दशक से चुप हैं और समय का इंतजार कर रहे हैं। काम जिन से हांगकांग में एक विज्ञापन की शूटिंग से वापस नहीं लौटे थे। यूनशेन एक ठंडे बिस्तर पर अकेले रात बिता रही थी और नशे में धुत थी। ये कितना अच्छा अवसर था। यूनिया ने अपना फोन निकाला और एलन को संदेश भेजा। जल्द ही एक काली स्क्रीन खुल गई जिसमें एक कार्टून कैरेक्टर फूलों को पकड़े हुए था, प्यारा और जीवंत, अपना सिर हिलाते हुए और झूमते हुए यूनिया को फूल दे रहा था। कैरेक्टर पर टैप करने से फूल किसी दिव्य युवती की बिखरी हुई पंखुड़ियों की तरह नीचे तैरने लगे और स्क्रीन के ऊपर एक बड़ा सा ओके लिखा दिखाई दिया। यूनिया अपने होठों पर मुस्कान लाए बिना नहीं रह सकी। एलन, जो हमेशा नए नए गैजेट्स लेकर आता है, उसे तो पता ही होगा कि लड़कियों का दिल कैसे जीता जाता है। अपना फोन रखकर उसने दरवाजा खोला और बाहर चली गई। नीचे जाकर यूनशेन ने 2 बड़े गिलास ठंडा पानी गटक लिया। आंटी ली उसके लिए हैंगओवर का सूप बनाना चाहती थी, लेकिन यूनशेन ने हाथ हिलाकर कहा, जरूरत नहीं है, तुम जाकर आराम करो। यूनशेन कुछ देर तक लिविंग रूम में बैठे रहे, शराब का नशा उतरने का इंतजार करते रहे, उसके बाद ऊपर की ओर चले गए। 3 मिनट पहले यूनिया ने कांग जिनिक्सियन के कमरे का दरवाजा खटखटाया और कार्टून पायजामा पहने कांग जिनिक्सियन ने दरवाजा खोला। यूनिया को देखकर वह अनजाने में ही भौचक्की रह गई। चाची आजियान, क्या मैंने आपकी नींद में खलल डाला? यूनिया ने मुस्कुराते हुए मीठी आवाज में कहा। कांग जिनिक्सियन के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं किताब पढ़ रहा था और अभी तक सोया नहीं हूँ।
तुम्हें क्या चाहिए? यूनिया बोलने में थोड़ी हिचकिचा रही थी। उसने अपने होंठ काटे और अपना सिर नीचे करके धीरे से कहा, मुझे मेरे पीरियड्स आ गए हैं, लेकिन मैंने पहले से तैयारी नहीं की थी। आंटी जियान, क्या आप मुझे कुछ उधार दे सकती हैं? लड़कियों के बीच कुछ बातें बिना कहे ही समझ में आ जाती हैं। यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए उन्हें लेकर आती हूँ। कांग जिनिक्सियन मुड़ी और अपने कमरे में वापस चली गई। जल्द ही कांग जिनिक्सियन ने यूनिया के हाथों में 7 डिग्री स्पेस सैनिटरी नैपकिन का एक पैकेट थमा दिया। लो, ये पूरा पैकेट ले लो। यूनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, चाची जियान, आप बहुत दयालु हैं, आपने मेरी तत्काल आवश्यकता को हल कर दिया है। उसने अपने कान के पीछे अपने चेहरे पर आ गए बालों को ब्रश करने के लिए हाथ उठाया। खुशबूदार हवा का एक झोंका अनजाने में कांग जिनशियान की नाक तक पहुंचा, जिससे वह थोड़ी मदहोश हो गई। तभी युनशेन नीचे से ऊपर आया। यूनिया ने सिर घुमाकर देखा। पिताजी नशे में हैं और आंटी जियांग घर पर नहीं हैं। ऐसा लगता है कि कोई भी पिताजी का ख्याल नहीं रखेगा। उसने गहरी सांस ली और अपने कमरे की ओर लौट गई। कांग जिनिक्सियन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसने दरवाजे के अंदर से झांका तो देखा कि युनशेन का लंबा चौड़ा शरीर धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा है। वह सचमुच थोड़ा नशे में था, लेकिन वह स्थिरता से चल रहा था और किसी शांत व्यक्ति से अलग नहीं दिख रहा था। कांग जिनिक्सियन ने अपने होंठ काटे और उसकी ओर चली गई। भाई, क्या तुमने शराब पी? युनशेन ने उसकी ओर देखा और अपने कमरे में चला गया, और एक पल की हिचकिचाहट के बाद कांग जिनिक्सियन भी उसके पीछे चला गया। युनशेन ने अपनी टाई को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जितना अधिक वह प्रयास करता, वह उतनी ही अधिक कसती जाती। मुझे आपकी मदद करने दीजिए। कांग जिनिक्सियन ने धीरे से उसकी टाई खोली। युनशेन ने अपने सामने खड़ी लड़की की तरफ देखा। उसके छोटे छोटे घुंघराले बाल और रोशनी की वजह से उसका नाजुक चेहरा और भी कोमल लग रहा था। उसकी त्वचा इतनी गोरी थी कि उसमें से लगभग रोशनी ही झलक रही थी, और बड़े आकार का कार्टून पैजामा पहने हुए वह और भी पतली लग रही थी, जो अनजाने में एक सुरक्षात्मक भावना पैदा कर रहा था। अध्याय 276 113 कार्रवाई शुरू करें। बचपन की परछाई 3। विशेष रूप से लड़की से आने वाली खुशबू ने युनशेन को एक प्रकार के नशे से अभिभूत कर दिया। ऊपर से आती तीखी निगाहों ने कांग जिनिक्सियन के कानों को गर्मी से जला दिया, जिससे उसका सिर और भी नीचे झुक गया। ठीक है भाई, तुम्हें बिस्तर पर आराम करना चाहिए, मैं पहले वापस जाऊंगा। जैसे ही कांग जिनिक्सियन जाने के लिए मुड़ी, युशेन ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी बड़ी हथेली, जो चाटती हुई लौ की तरह गर्म थी, कांग जिनिक्सियन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह पलटी और सामने खड़े लंबे आदमी की तरफ देखने लगी। उसकी गहरी निगाहें उसके चेहरे पर टिकी थीं और उसकी भावनाओं को जगा रही थीं, जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। भाई, वह बुदबुदाई, उसके चेहरे को मुग्ध भाव से घूरते हुए। उसकी आवाज़ नर्म और कमजोर थी, एक बिल्ली के बच्चे की तरह जो किसी के दिल को छू लेती है। युनशेन ने अपना सिर हिलाया, अचानक उसका हाथ छोड़ दिया और मुड़ गया। कांग जिनिक्सियन की आंखों में एक प्रकार की क्षति की झलक उभरी जब उसने उसके सीधे खड़े हुए रूप को देखा। फिर अचानक वह आगे बढ़ी और उसे पीछे से गले लगा लिया। भाई, क्या तुम मुझसे घृणा करते हो? मुझे माफ़ करना, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ। आज रात जब मेरी बहन यहाँ नहीं है तो मुझे तुम्हारी सेवा करने दो, बस इस रात के लिए। इसके बाद मैं कभी भी कोई गलत विचार मन में नहीं लाऊंगा। आदमी का शरीर अकड़ गया। वह अचानक एक कदम पीछे हटी और अपने कपड़े उतारने लगी। पजामा, अधोवस्त्र, पैंटी, वह वहाँ पूरी तरह नग्न खड़ी थी। भैया, बस एक बार मेरी तरफ तो देखो। पता है, इस दुनिया में मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई औरत नहीं प्यार करती। मैं और कुछ नहीं मांगती, बस इतना कि तुम कम से कम मेरी तरफ तो देखो। उसका स्वर विलापपूर्ण और दयनीय था। युनशेन धीरे से घूमा। लड़की का जवान भरा पूरा शरीर रोशनी में एक नम चमक से चमक रहा था। आदमी की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। कांग जिनिक्सियन उसकी ओर बढ़ा और उसके सामने घुटने टेककर अपनी बेल्ट खोलने लगा। युनशेन ने नीचे घुटनों के बल बैठी लड़की की ओर देखा। वह बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और सौम्य लग रही थी। उसके गाल पके सिबों की तरह लाल हो गए थे। अचानक उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी नाजुक कलाई पकड़ ली। कांग जिनिक्सियन एक चौंकी हुई खरगोश की तरह ऊपर देखने लगी। ये वो आंखें थीं, साफ, मासूम, घबराई हुई। युनशेन ने अचानक उसे अपनी बाहों में खींच लिया, उसे कमर से ऊपर उठा लिया और अगले ही पल उसने उसे बड़े बिस्तर पर दबा दिया। उसकी कामुक और उग्र सांसों ने उसके तर्क को दबा दिया। जी यूनिया ने बाथरूम से बाहर निकलने से पहले 3 बार नहाया। वह काफी थकी हुई महसूस कर रही थी। पोपी का कामोत्तेजक परफ्यूम वाकई कुछ और ही था। अफवाह थी कि इसकी एक बूंद किसी भी हटे कट्टे आदमी को बेहोश कर सकती है। वह मर्दों के बीच घूम फिरकर अपनी कमाई करती थी और इसी मिश्रण की बदौलत हमेशा विजयी होती थी। यूं ही किसी जरूरत के लिए पोपी से एक बोतल खरीदने के बाद पोपी को थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि उसने दावा किया कि यह खास खुशबू बाजार में उपलब्ध नहीं है। उसने इसे एक दोस्त से खरीदा था, लेकिन यूनिया इसकी एक बोतल लेकर चली गई। इस इत्र को सूंघने वाला व्यक्ति 6 घंटे तक इसकी खुशबू अपने अंदर समेटे रहता था, और जैसे जैसे ये धीरे धीरे फैलता जाता था, ये संक्रामक होता जाता था। इसकी शक्ति अद्भुत थी। ये गहरी इच्छाओं को धीरे धीरे जगाती, हार्मोन्स को बढ़ाती और उन्हें इस हद तक बढ़ा देती कि सबसे तपस्वी साधु भी इसके प्रभाव से बच नहीं पाता था। पोपी ने इस परफ्यूम का नाम अपने नाम पर रखा, क्योंकि उनका मानना था कि इस सुगंध का सार उनमें सबसे बेहतर है। बिस्तर पर लेटी यूनिया करवटें बदलती रही। नींद नहीं आ रही थी। हालांकि उसने तुरंत नहा लिया था, फिर भी कुछ पानी उसके मुंह में चला गया था और उसके शरीर में रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई थी। अपनी ही दवा का स्वाद चखने की बात करें। यूनिया ने आह भरी, उठी और फिर से ठंडे पानी से नहाया। पड़ोस में जो कुछ हो रहा था, उसकी उत्तेजना की परवाह किए बिना उसने एक जीवंत धुन गुनगुनाई। कुछ समय बाद यूनिया अंततः सो गई, लेकिन उसके पिछले सभी जन्मों में यह उसका पहला रंगीन सपना था। भाईयान, यूनिया चिल्लाए और अचानक अपनी आंखें खोल दीं। वह सहज रूप से अपने आप तक पहुंची।
ये जानकर राहत महसूस हुई कि कुछ भी गलत नहीं था। उसने गहरी सांस ली। ये सब एक सपना था, लेकिन सपना इतना वास्तविक लगा। उसने भाई यान और उसके बारे में भी सपना देखा था। यूनिया ने अपने चेहरे पर थप्पड़ मारा। जी यूनिया, तुम क्या सोच रही हो? ये भाई यान का अपमान है। अगर उसे पता चला तो वह जरूर तुम पर हंसेगा। चादर उतारकर बिस्तर से बाहर आते ही यूनिया का शरीर अचानक थोड़ा लड़खड़ाया और वह कमजोर महसूस करने लगी। खिड़की के पास जाकर उसने पर्दे खींच दिए और सूरज की रोशनी का एक विशाल विस्तार अंदर आने लगा, जिससे उसे गर्मी मिल रही थी। यूनिया ने अपना शरीर बड़ा किया और सूर्य की ओर एक चमकदार मुस्कान बिखेरी। आज सचमुच एक सुंदर दिन है। फ्रेश होने के बाद वह अपने कमरे से बाहर निकली। नाश्ते की मेज पर युनशु सबसे आगे बैठी थी। कांग जिनशियान उसके दाहिनी ओर था। युनशेन कहीं नजर नहीं आ रहा था। अध्याय 277 113 कार्रवाई शुरू करें। बचपन की परछाई _4। यूनिया की नज़र कांग जिनशियान पर पड़ी। उसका रंग बेहद गोरा था। भौहों और आंखों में एक आकर्षण था। उसका नाजुक चेहरा और भी ज्यादा आकर्षक लग रहा था, मानो कोई पूरी तरह खिला हुआ कमिलिया हो। ऐसा लगता है कि उसे युनशेन द्वारा अच्छी तरह से पोषित किया गया है। हो। यूनिया ने मुस्कुराकर दोनों का अभिवादन किया। दादी, चाची आहजियान, सुप्रभात। युनशु ने उसकी ओर उदासीनता से देखा, जैसे उसने उसे देखा ही न हो। हालांकि ये कांग जिनिक्सियन था, जिसने ऊपर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सुप्रभात। यूनिया ने उसे परखा और सहजता से कहा, चाची आहजियान आज सचमुच बहुत खूबसूरत लग रही हैं। प्यार में पड़ी औरतें वाकई सबसे खूबसूरत होती हैं। मेरे होने वाले चाचा आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे होंगे चाची आहजियान, इससे मुझे सुकून मिलता है। कांग जिनिक्सियन का चेहरा पहले लाल हो गया, फिर सफ़ेद। ये तीव्र परिवर्तन काफी शानदार था। यूनिया ने चुपचाप शो का आनंद लिया। युनशु ने भौहें चढ़ाईं और कांग जिनिक्सियन की ओर देखा, जिसे अचानक एहसास हुआ, और एक शर्मिंदा मुस्कान के साथ कहा, तुम बच्चे बकवास कर रहे हो। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने चेहरे के अस्वाभाविक रंग को छिपाने के लिए दलिया का एक घूंट लिया। यूनिया ने अपनी भौहें चढ़ाईं और हल्के से हंसते हुए कहा, क्या ऐसा है? कांग जिनिक्सियन ने जाने से पहले ज्यादा कुछ नहीं खाया था। युनशु ने उसके लिए एक नया स्कूल ढूंढ दिया था और आज उसकी रिपोर्टिंग का पहला दिन था। युनशु ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और यूनिया की ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखा और फिर अपने कूल्हों को हिलाते हुए चली गई। यूनिया ने युनशु के जाते हुए आकर्षक रूप को देखा और भाई यान की कही बात याद की। युनशु वाकई बहुत आकर्षक थी। 50-60 साल की औरत, फिर भी उसकी त्वचा, उसका फिगर, उसकी स्फूर्ति मानो 30 की हो। अगर उसने सौंदर्य रहस्यों पर कोई किताब छापी तो उसकी किताबें जरूर बिक जाएंगी। उस आखिरी नज़र का क्या मतलब था? ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने दुर्भाग्य पर हंसने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे पहले से ही परिणाम का पूरा भरोसा था। ऐसा एहसास सचमुच दांतों में खुजली होने लगती है। यूनिया मुस्कुराई, खड़ी हुई और घर से चली गई। लाल क्यूक्यू को मरम्मत के लिए ले जाया गया था, इसलिए आज डूशान ने एक काले रंग की टोयोटा एसयूवी चलाई, एक वाहन जिसे उसने एक बार अंकल चांद के घर पर देखा था। अस्पताल के भूमिगत पार्किंग स्थल में डूशान ने मुड़कर यूनिया को एक छोटा काला बैग दिया। ये भाई चांद का है, उन्होंने मुझे इसे आपको देने के लिए कहा था। यूनिया ने इसे लिया, खोला और एक पारदर्शी प्लास्टिक बैग में एक सफ़ेद पाउडर देखा। ज़्यादा नहीं, शायद लगभग 15 ग्राम। यूनिया ने इसे अपने हाथ में तौला और डूशान की ओर मुस्कुराते हुए कहा, परेशानी के लिए धन्यवाद। उसने सहजता से उसे अपने बैग में रख लिया। उसे देखकर डूशान थोड़ा चिंतित हुआ। मिस। बिना पीछे मुड़े यूनिया कार से बाहर निकल गई। उसकी शांत आवाज़ स्पष्ट रूप से उसके कानों तक पहुंच रही थी। सबसे खतरनाक स्थान वास्तव में सबसे सुरक्षित होता है, इसलिए छिपकर चलने की बजाय आगे बढ़कर काम करना बेहतर है। इसके अलावा कौन जानता था कि उसके पास ऐसा कुछ है। हालांकि अगर यह पता चल जाता तो उसे कम से कम 7 साल की जेल की सजा हो सकती थी। अस्पताल के आसपास अभी भी कई पत्रकार घात लगाए बैठे थे, जो डॉक्टर निक्स के बारे में कुछ भी पता लगाने में असमर्थ थे। वे वास्तव में हार मानने को तैयार नहीं थे। जैसे ही यूनिया लिफ्ट में दाखिल हुई, वह लोगों से भरी हुई थी। संभवतः सभी अस्पताल के कर्मचारी थे। क्या तुम्हें पता है, अस्पताल ने अभी अभी डॉक्टर लिन के खिलाफ अनुशासनात्मक फैसला सुनाया है, एक मोटी महिला ने दबी हुई आवाज में कहा। उसके बगल में खड़ी 2 लड़कियों ने उत्सुकता से पूछा, क्या? तभी एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी, उसे अस्पताल ने नौकरी से निकाल दिया है और अब उसे कभी भी नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। यूनिया ने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने बात की थी। वह युवा महिलाओं के बीच खड़ा एक लंबा व्यक्ति था, लाल होठों और सफेद दांतों के साथ एक सुंदर लड़के की आभा बिखेर रहा था। युवा लड़कियां उनकी ओर निसंकोच प्रशंसा भरी निगाहों से देख रही थीं। डॉक्टर गाओ, आपको कैसे पता? गाओ की ने एक भौं उठाई। उसके चुलबुले अंदाज ने कई लड़कियों के दिलों की धड़कनें तेज कर दी। ये पहले से ही अस्पताल की आधिकारिक वेबसाइट पर है। उसे वो मिला जिसका वह हकदार था। दूसरी युवतियां भी तुरंत बोलीं, बिल्कुल, सिर्फ इसलिए कि उसके चाचा विभागाध्यक्ष हैं। वह इतना अलग थलग व्यवहार कर रहा है। वह हमेशा इतना कृपालु रहता था, इसे ही तो कर्म कहते हैं। ये तो बस समय की बात है। ठीक है, बदमाशों को उनकी सजा मिलेगी। यूनिया उनकी ओर पीट करके धीरे से मुस्कुराए। वह सोच रही थी कि डॉक्टर लिन को लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार करने के लिए कितनी नफरत थी, और क्या उन्हें खुद भी इस बात का एहसास था। लेकिन बात यह है कि क्या आप में से किसी ने डॉक्टर निक्स को देखा है? मोटी औरत ने एक बार फिर नया विषय छेड़ दिया। समूह ने एक साथ अपना सिर हिलाया। मोटी औरत रहस्यमयी लहजे में फुसफुसाई, तुम न्यूरोसर्जरी की हेड नर्स झांग को जानती हो ना? कल सर्जरी के दौरान वो नर्स थी, उसने जरूर डॉक्टर निक्स को देखा होगा। मैंने हमारे चैट ग्रुप में लोगों से सुना है कि हेड नर्स झांग ने बताया था कि डॉक्टर निक्स एक मर्द हैं, और वो भी एक लंबे चौड़े और खूबसूरत अमेरिकन अंकल। बस इसके बारे में सोचना ही असहनीय है। हाथ में स्केल पे लिए डॉक्टर निक्स कितने आकर्षक लग रहे होंगे। लड़कियां तुरंत मोहित हो गईं। सचमुच डॉक्टर निक्स वाकई एक आदमी है।
क्या ऐसी चर्चा नहीं थी कि उन्हें हमारे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है? हम उन्हें कब देख पाएंगे? अध्याय 278 113 कार्रवाई शुरू करें। बचपन की परछाई _5। यूनिया को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह कब एक सुंदर चाचा बन गई थी और उसे इसका एहसास क्यों नहीं हुआ? गाओकी ने उपहासपूर्वक कहा, बकवास कर रहे हो डॉक्टर। निक्स कैसे आदमी हो सकते हैं? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो नर्सों के ग्रुप चैट में पूछ लीजिए, सबको पता है। डॉक्टर गाओ, मुझे पता है आप सहज महसूस नहीं कर रही होंगी। आखिरकार डॉक्टर, निक्स के आने के बाद आप और उपराष्ट्रपति पेई दोनों ही दरकिनार हो गए हैं। लेकिन निराश मत होइए, हमारे दिलों में आपके लिए हमेशा जगह रहेगी। आखिरकार डॉक्टर, निक्स हमारी पहुंच से बाहर हैं और हम उपराष्ट्रपति पेई के बारे में सोच भी नहीं सकते, सिर्फ आप ही जमीन से जुड़े हुए हैं। हाँ। लिफ्ट अचानक बहुत जीवंत हो गई। डिंग, 10वीं मंजिल पर पहुंच गए। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग। यूनिया एक तरफ हट गई ताकि लोग लिफ्ट से बाहर निकल सकें। वह सिर झुकाकर कोने में खड़ी हो गई। वह मोटी लड़की काफी भारी थी और बाहर निकलते समय गलती से यूनिया से टकरा गई। यूनिया तैयार न होने के कारण पीछे की ओर लड़खड़ा गई। यूनिया ने जल्दी से एक हाथ से रेलिंग पकड़ ली और तभी पीछे से एक हाथ उसकी कमर के चारों ओर आया, जिससे उसे खड़े होने में मदद मिली। क्या तुम ठीक हो? उसके कानों में एक कर्कश पुरुष की आवाज गूंजी। मुझे माफ करना, ये जानबूझकर नहीं किया गया। मोटी लड़की ने शर्मिंदा होकर माफी मांगी। यूनिया को साफ साफ देखकर वह हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सकी। यूनिया ने अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना एक कदम पीछे हटकर अपना सिर नीचे झुकाए हुए धीरे से कहा, ये ठीक है। गाओकी ने अपने सामने खड़ी लड़की की ओर देखा। उसकी उंगलियों में अभी भी कुछ क्षण पहले की कोमलता से झुंझुनी हो रही थी। वह खुद को रोक नहीं सका और पूछा, क्या आप नज़ हैं? यूनिया अपनी आंखें अंदर की ओर घुमाने से खुद को नहीं रोक सकी। हम। गाओकी उससे पूछना चाहता था कि वह किस विभाग से है, लेकिन जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद होने वाले थे, मोटी लड़की ने उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, हमें देर हो जाएगी, उस पर डोरे डालना बंद करो। बाद में बहुत सारे मौके मिलेंगे। गाओकी को जल्दी से बाहर निकाला गया। उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा तो लिफ्ट के धीरे धीरे बंद होते दरवाजे धुंध में लिपटी लड़की का बेहद खूबसूरत चेहरा दिखा। एक क्षणिक झलक ही गहरी छाप छोड़ने के लिए पर्याप्त थी। वह वहां से नहीं गया, बल्कि लिफ्ट को सबसे ऊपरी मंजिल पर चढ़ते हुए देखा और फिर नीचे उतरने से पहले कुछ सेकंड के लिए रुका। क्या यह 18वीं मंजिल थी? 18वीं मंजिल पर निदेशक और कुछ विशेषज्ञों के कार्यालय थे। वह 18वीं मंजिल पर क्यों जा रही थी? यूनिया ने ऑफिस का दरवाजा धक्का देकर खोला। वेई किंग दस्तावेजों को छांट रही थी। यूनिया को अंदर आते देख वह मुस्कुराई और बोली, आज तुम बहुत जल्दी आ गई। मैं एक सुंदर चाचा हूँ, मुझे कैसे पता नहीं चला? यूनिया ने उत्सुकता से पूछा। वेई किंग एक पल के लिए अचंभित रह गया, फिर मुस्कुराया, तो तुम्हें पहले से ही पता था। मैंने लिफ्ट में कुछ युवा नर्सों को इस बारे में चर्चा करते सुना। वेई किंग ने एक कप चाय बनाई और उसे यूनिया की मेज पर रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा चुप रहती हो। हर कोई जानना चाहता है कि डॉक्टर निक्स असल में कैसी दिखती हैं, चाहे तुम पुरुष हो या महिला। तुम जितनी रहस्यमयी हो, बाहरी दुनिया उतनी ही ज्यादा जिज्ञासु हो जाती है और वे तुम्हारे बारे में अफवाहें ढूंढना चाहते हैं। अस्पताल में इतनी ही जगह है, देर सवेर तुम्हारा पर्दाफाश हो ही जाएगा, इसलिए उपराष्ट्रपति पेई ने एक धुआंधार पर्दा डाला है। तो बस यही था। वेई किंग ने यूनिया को गौर से देखा और कहा, क्या तुम्हें पता है कि कितने घरेलू मीडिया संस्थान तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं? अस्पताल के प्रवेश द्वार पर पूरी भीड़ जमा हो गई है और फिर भी तुम इतनी कम प्रोफाइल पर जोर दे रही हो, यहाँ तक कि गोपनीयता समझौते की भी मांग कर रही हो। ओह, मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ? मैंने विदेश में शोहरत हासिल की है और घरेलू माहौल विदेश से अलग है। क्या आपको लगता है कि कैमरे के सामने आने से मुझे कोई फायदा होगा? सिर्फ नाम है, लेकिन कोई उपलब्धि नहीं। यह एक मृग तृष्णा या क्षणभंगुर साया है जो छूने पर आसानी से फट जाता है। क्या आप समझते हैं कि तब मेरा क्या इंतजार होगा? वेई किंग को अब कुछ समझ आ रहा था। वह अपने सामने खड़ी युवती को गौर से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। वह एक प्रतिभाशाली चिकित्सा विशेषज्ञ थी जिसके हाथ चमत्कार कर सकते थे, लेकिन वह प्रसिद्धि या अपमान से भी अप्रभावित रहती थी। चीज़ों को बहुत साफ साफ देखती थी। कितना अद्भुत हृदय होगा उसका। ये नींव रखने जैसा है। नींव जितनी मजबूत होगी, उस पर बना घर उतना ही मजबूत होगा, हवा और बारिश से बेखौफ। मैं अभी यही कर रही हूँ, नींव रख रही हूँ, यूनिया ने शांति से कहा। उन्होंने मरीजों की सर्जरी के बाद की स्थिति के बारे में पूछा। तब वेई किंग ने खुशी से बताया, उनकी हालत में सुधार हो रहा है। कुछ और घंटों की निगरानी के बाद उन्हें सामान्य वार्ड में स्थानांतरित किया जा सकता है। यूनिया ने सिर हिलाया। पहले 24 घंटे सबसे महत्वपूर्ण हैं। नर्सों को एक सेकंड के लिए भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और किसी भी असामान्यता की तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए। वेई किंग ने कहा, कल रात नर्सें बारी बारी से ड्यूटी पर आईं और एक पल के लिए भी उन्होंने अपनी आंखें बंद नहीं की। लड़की भाग्यशाली है, उसे आप जैसे उत्कृष्ट डॉक्टर मिले, अन्यथा वह वास्तव में बस मरने का इंतजार कर रही होती। यूनिया अपनी पीली नाजुक उंगलियों को देखते हुए मुस्कुराए। उसके इन हाथों ने छुरी थामे जीवन बचाए थे, मरते हुए लोगों को सहायता प्रदान की थी, अनगिनत जीवन बचाए थे, लेकिन यही हाथ वध करने वाले का चाकू भी उठा सकते थे। अध्याय 279 113 कार्रवाई शुरू करें। बचपन की परछाई _6। सुबह 11:40 बजे यूनिया ने अपना सामान पैक कर लिया और जाने के लिए तैयार हो गई। दोपहर के लिए कुछ भी निर्धारित न होने के कारण उसने बाजार जाकर घर ले जाने के लिए कुछ सामान खरीदने का निर्णय लिया। जैसे ही वह रोगी विभाग से बाहर निकल रही थी, एक कमजोर सी दिखने वाली लड़की उसके पास आए। उसने एक ढीली ढाली ड्रेस पहनी हुई थी और उसके ऊपर कॉफी रंग का बुना हुआ कार्डिगन लपेटा हुआ था, जिससे उसका दुबला पतला शरीर और भी नाजुक लग रहा था, मानो हवा का एक झोंका उसे गिरा देगा।
उसके लंबे बाल लापरवाही से पीछे बंधे हुए थे, लंटें उसकी कनपटियों के इर्द गिर्द लटक रही थी और उसका छोटा सा चेहरा इतना पीला पड़ गया था कि उसका सारा रंग उड़ गया था। उसके चेहरे के भाव और भी ज्यादा परिष्कृत और अलौकिक थे, साथ ही नाजुक सुंदरता का एक और स्पर्श भी था जो उसे दयनीय रूप से सुंदर, सचमुच एक बीमार सुंदरता बना रहा था। यूनिया ने देखा कि लड़की के माथे पर पसीना आ रहा था, उसकी भौहें दर्द से सिकुड़ी हुई थीं, उसका एक हाथ उसके पेट को पकड़े हुए था, वह स्पष्ट रूप से पीड़ा में थी। जैसे ही वे एक दूसरे से टकराए, लड़की अचानक जमीन पर उखड़ूं बैठ गई, अपना पेट पकड़े हुए, और उसके मुंह से दर्द से दबी हुई चीख निकल गई। यूनिया ने हल्की सी भौहें सिकुड़ी और उसकी तरफ एक नज़र डाली। तुम्हारे साथ क्या गलत है? यूनिया उसकी मदद करने के लिए नीचे झुकी और अनजाने में उसकी कलाई छू गई। कलाई डरावनी सी पतली थी, लेकिन उसने लड़की की नब्ज साफ महसूस की। एक गर्भवती महिला, हालांकि भ्रूण बहुत अस्थिर था, जिससे किसी भी समय गर्भपात होने के संकेत मिल रहे थे। अचानक लड़की ने यूनिया की बांह को कसकर पकड़ लिया, उसकी हड्डीदार पीली उंगलियां ऐसे चिपक गईं जैसे उसे जीवन रेखा मिल गई हो। वह अपनी आंखों से भीख मांग रही थी, बचाओ, मुझे बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है, मैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसका सिर झुक गया और वह बेहोश हो गई। उसके नीचे खून का एक तालाब तेजी से फैल गया। यूनिया की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि भीड़ जमा होने लगी थी। तभी गांव की जल्दी से वहां पहुंचा, लड़की को देखने के लिए नीचे झुका और जल्दी से फोन किया। गर्भपात के लक्षण वाली एक गर्भवती महिला पहली मंजिल पर है, तुरंत सर्जरी के लिए तैयार हो जाओ, मैं उसे अभी ऊपर ले जा रहा हूँ। फोन रखने के बाद उसने लड़की को गोद में उठाया और चलने लगा, लेकिन जब उसने लड़की को अपने सामने खड़ा देखा तो रुक गया। क्या आप परिवार के सदस्य हैं? यूनिया ने अपना सिर हिलाया। नहीं। गांवकी के पास और कुछ कहने का समय नहीं था, वह लड़की को तेजी से लिफ्ट की ओर ले गया। यूनिया ने अपने होंठ भींचे और उनके पीछे चल दी। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में नर्सें प्रतीक्षा कर रही थीं और गांवकी ने लड़की को उसके लिए तैयार बिस्तर पर लिटा दिया तथा सभी नर्सें ऑपरेशन कक्ष के प्रवेश द्वार पर ही गायब हो गईं। जल्द ही एक नर्स दौड़कर बाहर आए। यूनिया ने भौहें चढ़ाकर उसके पास जाकर पूछा, क्या बात है? ये सोचकर कि वह कोई पारिवारिक सदस्य है, नर्स ने तुरंत कहा, मरीज को तत्काल रक्तादान की आवश्यकता है, लेकिन उसका रक्त RH नेगेटिव है और अस्पताल के ब्लड बैंक में इस समय ये रक्त समूह उपलब्ध नहीं है। ये बुरी खबर है। RH नेगेटिव रक्त। यूनिया की आंखें हल्की सी चमक उठीं और उसने शांति से पूछा, कितना चाहिए? रोगी को गंभीर रूप से एनीमिया है, हमें कम से कम 400 मिलीलीटर की आवश्यकता है। यूनिया ने अपनी भौहें सिकुड़ी और नर्स की ओर देखा, तो फिर मेरा इस्तेमाल करो, मेरा RH नेगेटिव खून है। नर्स तुरंत खुशी से झूम उठी, तुमने हमें बचा लिया, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें रक्तदान के लिए ले चलूंगी। कुछ याद आते ही नर्स ने पूछा, वैसे क्या अभी आपके पीरियड्स चल रहे हैं? यूनिया का चेहरा एक क्षण के लिए अचानक कठोर हो गया, फिर तुरंत सामान्य हो गया और उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, नहीं। यूनिया ने देखा कि नर्स ने सुई डाली और फिर उसका चमकीला लाल रक्त ट्यूब में बहने लगा और रक्त की थैली धीरे धीरे भरने लगी। यूनिया ने छत की ओर देखा, ये भ्रूण में हीमोलाइटिक रोग के कारण गर्भपात हो रहा होगा, है ना? नर्स ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, तुम्हें कैसे पता चला? यूनिया बस मुस्कुरा दी। मां को गंभीर एनीमिया है और भ्रूण हीमोलाइटिक रोग से पीड़ित है, इसलिए ऐसा लगता है कि इस बार यह सचमुच खतरनाक है। नर्स ने कुशलतापूर्वक अपनी बात समाप्त की और यूनिया से कहा, चिंता मत करो, डॉक्टर गांव बहुत कुशल हैं, वे निश्चित रूप से रोगी को ठीक कर देंगे। आप बहुत दुबली हैं, 400 यूनिट रक्तदान करने के बाद आपको घर पर अच्छी तरह आराम करना चाहिए और अधिक आयरन युक्त भोजन करना चाहिए। ओह, क्या आप कोई संपर्क सूत्र छोड़ सकती हैं ताकि बाद में हमें आपसे संपर्क करने की आवश्यकता पड़े? वे शायद उसे एक चलते फिरते रक्त बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। यूनिया ने लापरवाही से एक नाम और नंबर लिख लिया। अपने घाव को थामे हुए यूनिया ने कुछ कड़वाहट के साथ सोचा कि वह वास्तव में एक नेक इंसान बन गई थी। उसने बिना किसी कारण के एक अजनबी को रक्तदान किया, जो उसने पहले कभी नहीं किया था। थोड़ी देर आराम करने के बाद यूनिया ने आगे की चिंता नहीं की और अपना बैग लेकर चली गई। 1 घंटे बाद सर्जरी पूरी हुई और गांव की ऑपरेशन रूम से बाहर आई। बच्ची को फिलहाल बचा लिया गया है, लेकिन हम लापरवाही नहीं बरत सकते। गर्भवती महिला की हालत बहुत खराब है और उसे हेमोलिटिक रिएक्शन हुआ है। हम कुछ दिनों तक उसकी निगरानी करेंगे। इसके अलावा हमें मरीज के रिश्तेदारों से भी संपर्क करना होगा, इस हालत में किसी को उसके साथ रहना होगा। एक नर्स ने धीरे से कहा, मरीज के पास तो मोबाइल भी नहीं है और हमें नहीं पता कि उसके रिश्तेदारों से कैसे संपर्क करें। हमें उसके जागने का इंतजार करना होगा, तभी हम उससे पूछ पाएंगे। गांवकी ने ऑपरेशन कक्ष के खाली प्रवेश द्वार को देखते हुए भौहें चढ़ाकर पूछा, उस लड़की का क्या हुआ जो मेरे साथ आई थी? वह कुछ देर पहले चली गई। उसी ने मरीज को रक्तदान किया था। हाँ, पर मुझे उसका संपर्क विवरण तो मिल गया। अध्याय 280 113 कार्रवाई शुरू करें। बचपन की परछाइयां को साथ। गांवकी ने वह नंबर डायल किया जो दूसरे पक्ष ने छोड़ा था। क्षमा करें, आपने जो नंबर डायल किया है वह सेवा में नहीं है। जहां कोई गांवकी ने साफ सुथरी लिखावट को देखा, सुरुचिपूर्ण और अनर्गल, बिल्कुल उसकी तरह। वह अपनी हंसी रोक नहीं सका और सोचने लगा कि इतना अच्छा नाम किसने सोचा। लेकिन ये जानते हुए कि वह अस्पताल में काम करती है, उसे देर सवेर उसे ढूंढना ही था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यूनिया कार में बैठ गई और डूशान ने उसकी ओर देखा। मिस, आप बहुत पीली दिख रही हैं। क्या आप बीमार हैं? यूनिया सीट पर पीछे झुक गई। कोई बात नहीं, चलो टी सिटी चलते हैं। ये देखकर डूशान ने कोई और सवाल नहीं पूछा और गाड़ी चलाकर चला गया। ये जियांगजोऊ का सबसे बड़ा चाय शहर था, जहां हर तरह की चाय खरीदी जा सकती थी, चाहे वह उच्च कोटि की हो या निम्न कोटि की। यूनिया बिना उतरे कार में बैठ गई और डूशान को एक तस्वीर दी। मिंगजियांग पवेलियन जाओ और 2 ऑन्स कैमोमाइल खरीदो। याद रखना, ये ताज़ा तोड़ा हुआ होना चाहिए।
युनशु को माँ शहर की कैमोमाइल हमेशा से बहुत पसंद थी और एक दशक से भी ज्यादा समय से उसने सिर्फ मिंगजियांग पवेलियन को ही स्वीकार किया था। ये साफ जाहिर था कि वह बहुत वफादार इंसान थी। उसने पिछले जन्म में एक बार कांग जिनिक्सियन को इसका उल्लेख करते सुना था और तब से उसे यह बात याद थी। वह खुद नहीं जा सकती थी, मालिक और युनशु दोस्त थे और शायद उसे पहचान लेते। अगर युनशु तक खबर पहुंच जाती तो उस समझदार महिला को शक हो जाता कि कुछ गड़बड़ है। कुछ ही देर में दूशान एक थैला लेकर वापस आ गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जीडाई ने युन्या को बाहर खड़ा देखा और जल्दी से उसे अंदर खींच लिया। मैं आखिरकार तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहा था। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, उसकी बाहें गहरी होती गईं। तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों है? क्या तुम ठीक से सो नहीं रही हो या ठीक से खा नहीं रही हो? युनिया ने सहजता से कहा, डॉक्टर ने कहा है कि मैं थोड़ी अनीमिया से पीड़ित हूँ। आंटी डाई, क्या आप मेरे लिए और अधिक रक्त पोषक भोजन बना सकती हैं? जीडाई ने तुरंत पूछा, क्या यह आपके लिए महीने का वह समय है? युनिया ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, अनजाने में मुस्कुराते हुए। मम। जीडाई ने खुशी से युनिया का हाथ थाम लिया। मेरी छोटी में सब जवान हो गई है। चिंता मत करो, आंटी डाई तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगी। इस समय एक महिला को अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए, वरना शादी के बाद उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और कष्ट झेलने पड़ेंगे। जीडाई की बड़बड़ाहट सुनकर युनिया को अचानक चिड़चिड़ाहट महसूस हुई। मैं अपने कमरे में वापस जा रही हूँ। ये शब्द कहकर वह बिना पीछे देखे सीधे अपने कमरे में चली गई। जीडाई ने युनिया की असामान्य मनोदशा पर ध्यान नहीं दिया और खुशी खुशी भोजन खरीदने के लिए बाजार जाने के लिए तैयार हो गया और युनिया के लिए बहुत सारी पौष्टिक सामग्री खरीदने की योजना बनाई। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर युनिया ने एक गहरी सांस ली और बिस्तर पर गिर पड़ी। उसने अपना फ़ोन निकाला, यानसोंग का नंबर ढूंढा। कुछ देर तक हिचकिचाई, लेकिन अंततः उसने कॉल नहीं किया। भाई यान, उसे पता ही नहीं चला कि वह कब सो गई, लेकिन इस बार उसे एक बुरा सपना आया। उसके दिल का सबसे भारी साया खुल गया और आखिरकार वह दिन आ ही गया जब वह जिसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी उसे अविश्वास और निराशा से देखने लगा। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी अथाह खाई में गिर गई हो। वह चीखी और अचानक जाग गई, खुद को कसकर गले लगा लिया और बिस्तर पर एक छोटी सी गेंद की तरह सिमट गई। उसके अंग बर्फ की तरह ठंडे थे, मानो उन्हें किसी गहरे फ्रीज में रख दिया गया हो। भारी सांस लेते हुए उसने अपना सिर तकिए में गहराई तक दबा लिया, मानो वह किसी मछली के समान समुद्र तट पर फंस गई हो। उसके हाथ मुट्ठियों में जकड़े हुए थे, हाथों के पीछे की नसें उभरी हुई थीं, मानो वह कुछ सहन कर रही हो। धीरे धीरे वह शांत हो गई। उसके बाल ठंडे पसीने से भीगे हुए उसके गालों से चिपके हुए थे, जिससे उसके चेहरे पर पीलापन और भी बढ़ गया था। शांति से बैठे रहने पर किसी भी प्रकार की भावनात्मक उथल पुथल का कोई संकेत नहीं बचा था। उसने अपने बालों को पीछे किया और अपने होठों पर एक कोमल मुस्कान बिखेरी, जो सुंदर और सुखदायक थी तथापि सभी जीवों को मोहित करने में सक्षम थी। उसने खरीदी हुई कैमोमाइल को धूप में फैला दिया। फिर यूनिया ने अपने बैग से सफ़ेद पाउडर का पैकेट खोला, अपनी नाजुक उंगलियों से उसमें से थोड़ा सा लिया। आटे जैसे चिकने पदार्थ को देखकर उसकी आंखों की गहराई मानो अथाह खाई हो। उसकी उंगलियों ने धीरे से पाउडर को रगड़ा, जो तैरता हुआ परी की धूल की तरह चमकती रोशनी में सूखे कैमोमाइल पर गिर रहा था, मानो धूल के नाचते हुए कण हो। यूनिया के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई, लेकिन उसकी साफ आंखें बर्फीले तालाब की तरह ठंडी और विरक्त थीं। इतना गहरा विरोधाभास भयावह था और किसी की भी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता था। येलो स्प्रिंग्स रोड पर कदम रखे, जिसे मैंने व्यक्तिगत रूप से आपके लिए तैयार किया है। यूनिया ने ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, बस थोड़ी सी मात्रा ही लत लगने के लिए काफ़ी थी। पीने वाले को पता ही नहीं चलता कि कब ये बन गया। जब तक युनशु को एहसास होता कि कुछ गड़बड़ है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती। शाम को जीदी ने एक बड़ी मेज पर पौष्टिक व्यंजन सजाए और यूनिया को खाते खाते पेट भर गया। लेकिन जीदी अपने कटोरे में और व्यंजन डालती रही। मुझे लगता है कि जब से तुम वापस आए हो तुम पतली हो गई हो। लड़कियों में थोड़ा ज्यादा मांस होना चाहिए, इस तरह से वो ज्यादा सुंदर लगती हैं, जीडाई ने यूनिया को और खाना परोसते हुए कहा। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।